हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 10 जनवरी 2020 को आया था और ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लगे हुए इंटरनेट बैन से रिलेटेड है। तो अब इस केस से रिलेटेड हिस्ट्री, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स, ये तीनों चीज़ें मैं पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि आर्टिकल 370 किस तरीके से आया था और उसे फिर किस तरीके से हटाया गया, तो आप वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इस प्रेजेंट वीडियो में मैं इस केस के इश्यूज और उन पे कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगी। तो इस केस में टोटल 5 इश्यूज थे और चलिए अब उन्हीं इश्यूज को एक एक करके करते हैं। तो पहला इशू ये था कि क्या गवर्नमेंट जो भी उसने रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर्स पास किए हैं उनसे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है कि वो उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाएगी। तो इस पे कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि स्टेट को वो सारे ऑर्डर्स जिसमें भी उसने इम्पोज किए हैं रेस्ट्रिक्शंस को, उन्हें प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट ने राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2011 का केस था, उसको साइट करते हुए ये बोला कि स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो हर चीज़, हर वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे जिससे राइट टू रेमेडी आराम से दिए जा सके। कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 19 के तहत जब फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन की बात आती है तो उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी जुड़ा हुआ है और एक डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जितने भी ये रेस्ट्रिक्शंस पास किए जा रहे हैं उनका प्रोड्यूस होना इंपॉर्टेंट है, ताकि पता तो चले कि किन चीज़ों की वजह से, किस वजह से ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि उनको खुद ही बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है ये डिटरमाइन करने में कि रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लीगल हैं या नहीं है, क्योंकि उनको रेस्ट्रिक्शंस पता ही नहीं है, उनको ऑर्डर तो मिल ही नहीं रहा है, तो वो कैसे डिटरमाइन करें कि ये लीगल है या नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो भी ये रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको क्लेम एग्जेम्पशन नहीं कर सकती गवर्नमेंट और उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो इनिशियली तो स्टेट ने अपना यही एग्जेम्पशन क्लेम किया, प्रिविलेज क्लेम किया और एक भी ऑर्डर नहीं रिलीज़ किए। बट कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्लेम ड्रॉप कर दिया और कुछ ऑर्डर्स रिलीज़ कर दिए। लेकिन तब भी कई सारे ऑर्डर्स बचे थे जिनको रिलीज़ नहीं किया गया था। जब कोर्ट ने उनके बारे में बात करी तो स्टेट ने कहा कि उनको डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है। तब कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन वैलिड ग्राउंड नहीं है और उनको वो सारे ऑर्डर्स एक एक करके रिलीज़ करने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि स्टेट की प्रोएक्टिव ड्यूटी बनती है कि वो उन सारी चीज़ों का ध्यान दे जिससे किसी के भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का कर्टेलमेंट ना हो। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि वो समझते हैं कि कभी कभी पब्लिक वेलफेयर के चलते कुछ ऑर्डर्स ऐसे होंगे जिनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में कोर्ट खुद डिटरमाइन करेगी, वो खुद वे करेंगे कि पब्लिक का जो इन्फॉर्मेशन का राइट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पब्लिक वेलफेयर के चक्कर में सीक्रेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही पहले इशू पे कोर्ट ने यही बोला कि गवर्नमेंट एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकती और उनको वो सारे रेस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे इशू की तरफ। तो जो दूसरा इशू था वो ये था कि अगर कोई भी इंसान इंटरनेट के ऊपर अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फिर अपना ट्रेड और वोकेशन, इन दोनों में से कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या वो आर्टिकल 19 के थ्रू प्रोटेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो इस पे कोर्ट ने यही बोला कि चाहे इंटरनेट के ऊपर ट्रेड की जाए या स्पीच या एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज किया जाए, दोनों ही चीज़ें आर्टिकल 19 के थ्रू गवर्न होंगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई सारे ट्रेड और बिजनेसेस हैं जो कि पूरी तरह से इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं एंड देयरफॉर इंटरनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन पर्टिकुलर बिजनेस के फ्लरिश करने में। और इस वजह से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी से उनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ, पर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के तहत उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक्सप्रेशन वाले बात पे भी कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंसान इंटरनेट के ऊपर अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर सकता है, पर हाँ, उसके ऊपर भी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने यहाँ पर एक्सप्रेशन टर्म के इंटरप्रिटेशन की भी बात करी। कोर्ट ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1985 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रिंट मीडियम भी आता है। सिमिलरली, ओडिसी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस लोक विज्ञान संगठन, जो कि 1988 का केस था, उसमें यह बताया गया था कि अगर आप कोई फिल्म वगैरह भी स्क्रीन कर रहे हैं तो वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। तो इन्हीं दोनों केसेस से डिराइव करते हुए कोर्ट ने बोला कि ऑनलाइन एक्सप्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बन गया है इन्फॉर्मेशन को डिफ्यूज़ करने का। लोग आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कोई वीडियो डाल रहा है, कोई ऑडियो डाल रहा है और कोई न्यूज़पेपर वगैरह भी ऑनलाइन ही चला रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि ये हर एक चीज़ जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगी एंड इट शैल बी गारंटीड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए।
हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान देने वाली है कि कोर्ट ने राइट टू एक्सेस द इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट की तरह तो नहीं बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी पार्टी ने ये आर्ग्यूमेंट किया ही नहीं था। कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। साथ साथ में कोर्ट में ये भी कहा कि कभी कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कंप्लीट प्रोहिबिशन भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोहिबिशन सिर्फ तभी लगाया जाना चाहिए जब ये लास्ट रिजॉर्ट की तरह हो। अगर इससे लेसर ऑल्टरनेटिव्स जो कि काम कर सकते हैं वो अवेलेबल होंगे तो तब हम कंप्लीट प्रोहिबिशंस नहीं लगाएंगे। तो सेकेंड इशू पे कोर्ट ने यही बोला कि अगर इंटरनेट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो या अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें आर्टिकल 19 के थ्रू गवर्न होंगी और उससे प्रोटेक्टेड होंगी। पर हाँ, दोनों ही चीज़ों पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे इशू के ऊपर। तो अब जो तीसरा इशू है यही मेन इशू है इस पूरे केस का, कि जो इंटरनेट के ऊपर बैन लगाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में वो वैलिड है या नहीं है। तो अब कोर्ट को यही डिटरमाइन करना था कि जो एक्सप्रेशन के ऊपर और ट्रेड के ऊपर जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं ये रीजनेबल है या नहीं है, और जो ये बैन है इसकी लीगैलिटी है या नहीं। तो कोर्ट ने सबसे पहले जो जगह थी वहाँ का जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखा। कोर्ट ने देखा कि हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा से टेररिज्म का कुछ ना कुछ तो रहा ही है। कोर्ट ने ये भी देखा कि टेररिज्म जो अब मॉडर्न टेररिस्ट हो गए हैं वो इंटरनेट पे हेविली रिलाई करते हैं। वो लोग वहाँ से अपना प्रोपोगंडा निकालते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, यहाँ तक कि फंड्स भी रेज करते हैं, और कई बार तो उन्होंने डार्क वेब के थ्रू वेपन्स भी खरीदे हैं। अब इसी इन्फॉर्मेशन पे बेस करते हुए हमारे जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि अभी जो सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर में वो वॉर से कम नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि अब आजकल वॉर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेरिटोरियल फाइट्स हो रही हैं, कि फिजिकल लोग निकल के आ गए हैं ज़मीन पे और एक दूसरे को मारने लग गए हैं। अब वॉर का मतलब ये भी हो गया है कि लोग बिना सामने आए इंटरनेट के थ्रू अपना प्रोपोगंडा वगैरह धीरे धीरे करने लग जाते हैं और लोगों की लाइफ्स अफेक्ट करने लगते हैं। तो इसी वजह से जो ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इंटरनेट के ऊपर ये एकदम ही रीजनेबल है। तो अब जब कोर्ट ने हमारे सॉलिसिटर जनरल का ये आर्ग्यूमेंट सुना तो उन्होंने बोला कि जो इन्होंने वॉर ऑन टेरर की बात करी है इसके ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझना ज़रूरी है। इसके लिए कोर्ट ने यूएस फर्स्ट अमेंडमेंट और उसके ज्यूरिस्प्रूडेंस को एनालाइज किया। तो कोर्ट ने वहाँ के केसेस के थ्रू ये देखना चाहा कि जब भी वॉर या वॉर टाइप सिचुएशन थी तो तब उस टाइम पे सिटीजन्स को किस लेवल तक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अवेलेबल था। तो कोर्ट ने देखा कि टाइम के साथ साथ यूएस में भी लॉट्स ऑफ चेंजेस आए हैं। 1863 के टाइम पे जब सिविल वॉर की सिचुएशन थी और तब एक इंसान ने बोला था कि ये जो वॉर है ये विकेड, क्रूअल और अननेसेसरी है, तो उसको गिल्टी होल्ड किया गया था और उसको इम्प्रिजन कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे बिल्कुल ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था। पर हाँ, टाइम के साथ साथ ये बदला और अभी रिसेंट में ये सीन है कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है और सिर्फ तभी कर्टेलमेंट किया जाता है जब इमिनेंट वायलेंस क्रिएट होता है किसी की भी स्पीच पे। तो इसी ज्यूरिस्प्रूडेंस को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करते हुए कोर्ट ने ये बोला कि हाँ, हम रेस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हैं पर उनको प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और यहाँ पर कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करी। अब मैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ अपने क्रिप्टो करेंसी केस में, जो कि रिसेंट ही केस है 2020 का। तो उसकी वीडियो का मैं लिंक ऊपर अटैच कर दूंगी, आप उससे देख सकते हैं। तो हाँ, कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अप्लाई करते हुए यही बोला कि रिस्ट्रिक्शन बस उतने ही लगाए जाने चाहिए जितने नेसेसरी हों और उसके बियॉन्ड नहीं होने चाहिए। तो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को प्रेजेंट रेस्ट्रिक्शंस पे अप्लाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि स्टेट जो कह रहा है कि उनके पास ये प्रोसेस नहीं है कि वो सेलेक्टिवली कुछ ही साइट्स को ब्लॉक कर सके, इस वजह से उसने टोटल बैन लगा दिया है, ये जो जस्टिफिकेशन है ये गलत है। कोर्ट ने कहा कि अगर वो ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेट को ये राइट दे रहे हैं कि वो कभी भी कंप्लीट बैन लगा सकता है, और ऐसा कोई भी राइट गलत होगा। कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी बोला कि वो समझ रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म की सिचुएशन होती है और इंटरनेट के थ्रू उसे प्रोपोगेट भी किया जा सकता है। इसी वजह से हमें ये एक्सटेंट डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि किस लेवल तक हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री एक्सप्रेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो अब इस एक्सटेंट को डिटरमाइन करने के लिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर गवर्नमेंट के पास ये पावर आती कहाँ से है कि वो टेलीकॉम सर्विसेज या इंटरनेट के ऊपर बैन लगा सकें। तो ये पावर गवर्नमेंट को मिलती है टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू। तो सेक्शन 7 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कभी भी टेलीकॉम सर्विसेज और इंटरनेट वगैरह को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, पर हाँ, सर्टेन सेफगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट ये बोलता है कि जब पब्लिक इमरजेंसी या इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी
यही दोनों फैक्टर्स होंगे तभी ये सस्पेंशन ऑर्डर्स निकाले जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर कोर्ट के सामने ये बात आ गई कि पब्लिक इमरजेंसी का क्या मतलब है। तो कोर्ट ने ये देखा कि टेलीग्राफ एक्ट में कहीं भी पब्लिक इमरजेंसी डिफाइन नहीं हुई है और कोर्ट ने आखिरी में इसका यही इंटरप्रिटेशन निकाला कि हम जो पब्लिक इमरजेंसी है वो हम डिसाइड करेंगे केस टू केस के बेसिस पे, और ये शायद ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे लाइफ ऑफ द नेशन एंड लाइफ ऑफ द पीपल इन दोनों के ऊपर थ्रेट हो रहा हो, तो उन्हीं को हम पब्लिक इमरजेंसी कहेंगे। तो अब टेलीग्राफ एक्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यही बोला कि जो ये कंप्लीट बैन लगाया गया था टेलीकॉम सर्विसेज पे और इंटरनेट सर्विसेज पे, ये जो बैन है ये गलत है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर है। और कोर्ट ने बोला कि स्टेट को ऐसा तभी करना चाहिए जब ये आखिरी ऑप्शन की तरह हो और अनअवॉइडेबल हो। इसके फर्दरेंस में ही कोर्ट ने स्टेट को ये ऑर्डर दिया कि उन्हें जो ये सारी रेमेडीज़ हैं इनको दोबारा कंसिडर करना चाहिए और कोई लेस इंट्रूसिव रेमेडी को ढूंढना चाहिए। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने ये भी नोट किया कि जो सस्पेंशन रूल्स हैं जो कि टेलीग्राफ एक्ट में दिए गए हैं वो कहीं भी ये नहीं इंडिकेट करते कि मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी एक सस्पेंशन ऑर्डर की। नॉनदलेस कोर्ट ने कहा कि कभी भी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो कभी भी इनडेफिनिट सस्पेंशन की बात तो आ ही नहीं सकती है। इस वजह से इनडेफिनिट सस्पेंशन इम्परमिसिबल है। तो इस इशू पे फाइनली कोर्ट ने यही बोला कि जो ये इंटरनेट बैन लगाया गया है ये है तो लीगल क्योंकि ये वेल विद इन द पावर ऑफ द स्टेट है टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू कि ये ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बट हाँ, ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने बोला कि जो ये जगह है उसके जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हम ये समझते हैं कि बैन लगाना इम्पॉर्टेंट था, पर ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कोर्ट ने स्टेट को बोला कि आपने जो भी ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं आप उनको रीविजिट करिए और जिन भी जगह पे आप इन बैन्स को हटा सकते हैं वहां से बैन को हटाइए। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि आगे अब और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा जब तक आप उसका एक कोई नया ऑर्डर पास नहीं करेंगे और उसे पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे। तो अब चलते हैं फोर्थ इशू पे। तो फोर्थ इशू में जो सीआरपीसी के सेक्शन 144 के तहत जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनकी वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठा। तो इस पे कोर्ट ने नोट किया कि सेक्शन 144 स्टेट को ये हक देता है कि वो अगर न्यूसेंस और डेंजर को परसीव भी कर रहा है, एप्रीहेंड भी कर रहा है, तो भी वो सेक्शन 144 लगा सकता है। बट हाँ, इस पे कोर्ट ने ये बोला कि ये लाइक्लीहुड और टेंडेंसी इन दोनों पे हमें ध्यान देना होगा कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा न्यूसेंस या डेंजर हो सकता है। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने बोला कि कभी भी इनडेफिनेट रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते। तो अगर सेक्शन 144 के तहत इनडेफिनेट रेस्ट्रिक्शन लगेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर इन दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 144 सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के सिचुएशन में लगाया जा सकता है और पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर का ही एक सबसेट है। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सर्किल होगा और उसके अंदर जो छोटा सर्किल होगा उसके अंदर पब्लिक ऑर्डर आएगा। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 144 का एम्बिट पूरे लॉ एंड ऑर्डर को कवर नहीं करता है और सिर्फ पब्लिक ऑर्डर को कवर करता है। कोर्ट ने ये भी बोला कि क्योंकि सेक्शन 144 का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हमारे फंडामेंटल राइट्स पे पड़ता है, इसलिए कभी भी इसे कैजुअल मैनर में नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पे ध्यान देते हुए कहा कि उनको हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए राइट्स के बीच में और रेस्ट्रिक्शंस के बीच में, और हमेशा एक बैलेंस्ड वे में ही ऑर्डर पास करना चाहिए। अब प्रेजेंट केस में ऑल्दो जब तक ये केस डिसाइड हुआ तब तक वो रेस्ट्रिक्शंस हट चुके थे, लेकिन तब भी कोर्ट ने बोला कि जो ये रेस्ट्रिक्शन पास हुए थे वो नॉन कंप्लायंस विथ लॉ के साथ पास हुए थे क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे देखा ही नहीं कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी या नहीं थी। कोर्ट ने बोला कि हाँ, सेक्शन 144 एक्सरसाइज हो सकता है जब प्रेजेंट डेंजर नहीं हो क्योंकि उसके अंदर एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर की बात की गई है, लेकिन वो एप्रीहेंशन कितना लाइक्लीहुड में है और नहीं है इसको हमेशा रीजनेबली डिटरमाइन करना चाहिए। अब आते हैं इस केस के आखिरी इशू में जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके। तो क्योंकि हमारी जो पिटिशनर थी मिस अनुराधा भसीन, वो एडिटर थी कश्मीर के एक न्यूज़पेपर की, तो उन्होंने कहा कि जो ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और इंटरनेट बैन लगाया गया है, इन दोनों ही चीज़ों से उनका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कर्टेल हो रहा है। तो इस पॉइंट पे कोर्ट ने अग्री किया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक वैल्यूएबल और सेक्रेड राइट है एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये 1914 से ही ऐसा है, जब चैनिंग आर्नोल्ड वर्सेस द एम्परर केस में ये बोला गया था कि फ्रीडम ऑफ द जर्नलिस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तब से ही ये चला आ रहा है।
तो कोर्ट ने प्रेजेंट सिनेरियो में ये देखा कि जो पिटिशनर ने क्लेम किया है कि वो अपना न्यूज़पेपर नहीं निकाल पा रही थी, तो उसके खिलाफ रिस्पोंडेंट्स ने ये बोला कि कभी भी न्यूज़पेपर्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर में काफ़ी ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो पब्लिश हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे कोर्ट ने यही बोला कि क्योंकि पिटिशनर अपने फेवर में कोई नई एविडेंस नहीं लाई है एंड मोर ओवर जिस टाइम पे ये केस डिसाइड हुआ उस टाइम तक पिटिशनर का पब्लिकेशन रिज्यूम हो गया था, तो अब इस इशू को डिस्कस करना यूजलेस होगा। पर हाँ, कोर्ट ने ये ज़रूर बोला कि राइट टू प्रेस हमेशा एग्जिस्ट करता है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट है। इसलिए इस पे हमेशा अगर जब रेस्ट्रिक्शंस लगाए भी जा रहे हैं तो वो रीजनेबल होने चाहिए। और इसके साथ ही हमारे ये पांचों इश्यूज कवर हो गए। तो ओवरऑल इस केस का कंक्लूजन यही है कि कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, इन दोनों चीज़ों को अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्टेड है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट कभी भी सस्पेंड कर सकती है इंटरनेट को, पर हाँ वो सिर्फ एक टेम्पोरल लिमिट पे होगी और गवर्नमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी नेसेसिटी थी ऐसा कोई भी काम करने के लिए। और क्योंकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि टेम्पोरल की जगह अभी भी कंटिन्यूइंग इंटरनेट बैन चल रहा है, इस वजह से गवर्नमेंट को अपने जो सस्पेंशन ऑर्डर्स हैं उनको रिव्यू करना चाहिए और ऐसे जगह से उनको लिफ्ट कर देना चाहिए जहां पर अब वो ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी लगाया जा रहा है तो उसको आप लेजिटिमेट एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। हमेशा ही जो सेक्शन 144 होगा वो जुडिशियल स्क्रूटनी का पार्ट होगा और मजिस्ट्रेट को हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करते हुए ही ये लगाना चाहिए। तो कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी ऑर्डर किया कि स्टेट को वापस से अपने रेस्ट्रिक्शंस को रिव्यू करना चाहिए और अब जो भी नया रेस्ट्रिक्शन आएगा उसको हमेशा आप पब्लिक ऑर्डर में पब्लिश करके ही लाएंगे। तो ये जजमेंट हमारा आया था 10th ऑफ जनवरी 2020 को। इस जजमेंट के बाद 25th ऑफ जनवरी 2020 को 2G सर्विसेज रिस्टोर कर दी गई थी, पर वो भी वेरीफाइड यूजर्स के लिए और सिर्फ वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स ही यूज़ की जा सकती थी। उस टाइम पे भी सोशल मीडिया को बैन करके रखा गया था और वो यूसेज में नहीं थी। और ये चीज़ चली 4 मार्च 2020 तक। 4 मार्च को एक नया ऑर्डर पास हुआ और उस नए ऑर्डर के थ्रू जो वाइट लिस्ट साइट्स थी उनको डिलीट कर दिया गया और सोशल मीडिया के ऊपर जो बैन था उसको हटा दिया गया। तो ओवरऑल इंटरनेट को ओपन कर दिया गया। पर ये इंटरनेट 2G सर्विसेज के थ्रू ही था, तो हर एक मोबाइल फ़ोन पे 2G सर्विसेज को लागू कर दिया गया। और उसके साथ ही ये बैन हो गया 213 दिन का बैन। ये 4 अगस्त 2019 को लगा था और 4 मार्च 2020 को खुला। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इवन आज तक, मतलब अगर हम 20 जनवरी 2021 की बात करें तो आज तक भी जम्मू एंड कश्मीर में मोबाइल फ़ोन्स पे सिर्फ 2G नेटवर्क ही अवेलेबल है। लोग वहाँ पर जियो फाइबर के थ्रू या ब्रॉडबैंड के थ्रू 4G नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फ़ोन्स पे अभी भी 2G नेटवर्क ही दिया जा रहा है। तो इसके साथ ही ये केस ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।